अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अहमद। आप देख रहे हैं 110 न्यूज। हार्ड टाइम्स प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। अजीन, आप पहले की तरह आज हमारे बीच एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद हैं जो एक सीनियर रहनुमा पीटीआई के साथ साथ कोऑर्डिनेटर भी हैं हमाद अजहर साहब के। उनसे हम पॉलिटिकली बात भी करेंगे पीटीआई के टॉपिक के ऊपर, और उनके साथ साथ हम उनके हलके के हवाले से बात करेंगे और उनके सियासी कैरियर पे बात करेंगे कि उन्होंने अपना इंट्रो कहां से लिया और क्यों पीटीआई ही को चूज किया। क्योंकि ये करप्शन के खिलाफ जो नारा लगा रही थी इस वजह से, या कोई और मामला था, या उनको वैसे को प्रेशर था कि मैंने पीटीआई को जिन्होंने चूज करना है क्योंकि ये यूथ की जमात है। इस हवाले से ये बातें सारे उनसे पूछेंगे तब हमें मालूम होगा। आई चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले मैं थैंक यू अदा करता हूँ आपका, आपने 110 को अपना खसूसी टाइम दिया और अपने खुद बुलाया हमें और कहा कि प्रोग्राम के हवाले से। साथ ही मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से जो मैंने इंट्रो बताया आपको अंदाजा हो गया होगा। हम स्टार्ट ही सवाल से करेंगे कि आपने अपने सियासी जो कैरियर था वो कहां से आगाज किया और पीटीआई को क्यों चूज किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं। सबसे पहले तो मैं ये इधर से स्टार्ट करूंगा कि जब मैं स्टूडेंट था, मैं बीकन हाउस स्कूल में पढ़ता था और 5 क्लास से ही जब हम स्कूल से बाहर निकलते थे तो वहाँ पर कुछ दोस्तों ने स्कूल की स्टॉल लगाया हुआ था जहाँ पे आईएसएफ का कार्ड्स वगैरह लोगों को वो लोग दे रहे थे और मेंबर बना रहे थे। मैं उनके पास गया क्योंकि बच्चों को देखकर शौक होता है कि यार ये कोई नई चीज़ है, इसको देखना चाहिए। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा यार ये क्या? उन्होंने कहा जी ये इमरान खान की तस्वीर। हालांकि उस टाइम मुझे नहीं पता था इमरान खान कौन है, तो क्योंकि हम छोटे बच्चे होते थे, जाहिर सी बात है 2-3 क्लास की बात है, 2-3 क्लास के स्टूडेंट होते थे। तो इतने इमरान खान सब क्रिकेट खेलते थे। मुझे नहीं इतना इल्म, क्योंकि मैं इतना छोटा था कि मुझे पता भी नहीं था कि ये क्रिकेट क्या होता है या ये वो क्या होता है। तो बाकी वहां पर जब उन्होंने देखा कि ये कार्ड वगैरह, और मैं आपको मजे की बात ये बताऊंगा कि वो जो कार्ड है वो आज भी मेरे पास मौजूद है। और जब मैंने उसको देखा कि जी आईएसएफ, जब मैं तहरीक इंसाफ में आगे आया तो तब मैंने देखा तो मैंने कहा यार ये तो आईएसएफ का कार्ड है, ये इमरान खान की तस्वीर है। यानी कि उस टाइम मुझे नहीं पता है कि मैं तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहा हूँ। बचपन से ही वो एक मिशन पे, वो माइंड जो सेट था, वो तस्वीर देखने से वो सारा बन चुका था। बस वो समझ ले कि अल्लाह पाक का हुक्म था कि तुमने यहाँ पर आना है, तो वो बस। और आपको ये सुन के खुशी होगी कि मेरी तहरीक इंसाफ जिंदगी की सबसे पहली जमात मेरी तहरीक इंसाफ। माशाल्लाह। अच्छा, जब आपने पीटीआई में शमूलियत का ऐलान कर दिया या एंटर हो गए तो आप एज ए क्या वर्कर काम कर रहे थे? एज ए वर्कर थे, सीनियर रहनुमा के तौर पे, या कोई एज ए पॉलिटिकली कैरियर भी था आपका, साथ कोई पोस्ट भी थी? नहीं, मेरा कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं था, ना मैं कोई वर्कर था। मैं सिर्फ एक स्टूडेंट था। और जिस टाइम मैंने सिर्फ इमरान खान की स्पीचेस वगैरह सुनी, जब ये वकला का मामला वगैरह हुआ और इमरान खान को देखा, उनकी स्पीचेस सुनी, और उसके बाद थोड़ा सा उनके ऊपर सर्च की मैंने। जब सर्च की उसके बाद उनके कुछ इंटरव्यू सुने जिसमें उन्होंने बताया कि जी मुझे जब शौकत खान मैंने बनाना था, लोगों ने कहा नहीं हो सकता,
और अगर मैं स्टार्ट से लूं, उन्होंने कहा कि जब मैंने क्रिकेट खेलनी थी लोगों ने कहा नहीं हो सकता, जब मैंने कहा कि मैंने अपना वर्ल्ड कप लेना है लोगों ने कहा नहीं हो सकता, मैंने कहा जी मैंने बॉलर के साथ बैट्समैन भी बनना है लोगों ने कहा नहीं हो सकता, फिर उसके बाद मैंने कहा जी वो सब कुछ हो गया, और उसके बाद मैंने कहा जी मैंने वर्ल्ड कप जीतना है, वो भी लोगों ने कहा नहीं हो सकता, लेकिन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर मैंने कहा जी मैंने सियासत में आना है, लोगों ने कहा यार इधर तक तो आ चुके हो, अब आगे नहीं तुम आ सकते, ये बात नहीं समझ नामुमकिन है। उसके बाद वो फिर उन्होंने कहा जी शौकत खानम मैंने बनाना है, शौकत खानम भी लोगों ने कहा नहीं जी ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पाकिस्तान जैसी country- यानी इमरान खान साहब के जो एक मिशन था कि नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाना, उस बात से आप इंस्पायर थे बार बार उस चीज को, ठीक हो गया। अच्छा, जब आप एज ए पॉलिटिकली सीनियर रहनुमा या कोऑर्डिनेटर हमाद साहब के साथ मुंसलिक होके हल्के का दौरा किया, तो क्या क्या टारगेट थे आपको पता चला कि ये मसाइल हैं लोगों के, या आपके पास लोग जो मसाइल लेकर आते हैं वो इससे रिलेटेड हैं, वो क्या क्या थे? देखिए सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमें हमाद अजहर जैसा लीडर मिला, क्योंकि इस इलाके को बहुत अशद जरूरत थी हमाद अजहर जैसे लीडर की। उससे भी पहले मैं हम अपना इमरान खान का शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें तराश कर, जिसको कहते हैं ना हीरा तराशना, वो एक जौहरी तराश था, तो वो हमाद अजहर को इमरान खान ने तराशा और ऐसा तराश कर वो आगे लेकर आए हैं। हालांकि और भी, लेकिन बस मैं वो उन बातों में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमारी खुशकिस्मती थी कि हमें हमाद अजहर मिला, और हमाद अजहर मिलने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा लीडर मिला। वरना साहब का हुक्मरान तो इस बेस पर सियासत में आते थे कि उसने इतने बंदे मारे हैं, उसके ऊपर इतने पर्चे हैं, वो इतना बड़ा बदमाश है, वो इतना बड़ा गुंडा है। लेकिन ये हमाद अजहर ने और इमरान खान ने ट्रेंड ही चेंज कर दिया कि यार अब पढ़े लिखे का मुकाबला हो रहा है, कौन कितना पढ़ा लिखा है। आप कहना चाह रहे हैं कि जो एक जोग्राफियाई सिस्टम में या हमारे इलाकों में ये जो एक बत्ताखोरी वाला, बदमाशी वाला, या ये महाराजा है, ये राजा है, उसकी हुकूमत आएगी, उसका बेटा हुकूमत में आएगा। लेकिन इस दफा ट्रेंड चेंज हुआ है कि जो पढ़ा लिखा है, बाशऊर है, वो इस इशू को, एक ले मैंने एक आम आदमी है, वो एक गली से उठ के MNA MPA बनाया गया है ताकि उसको उस पर कोई तलकीन न कर सके। वो इशूज को, लोगों के इश्यूज को, हल्के के इश्यूज को, शहर के इश्यूज को, गांव के इश्यूज को अच्छी और खुशनुदी के साथ उसको हल करने की कोशिश करे। ऐसे ही आप कहना चाह रहे हैं? देखिए जी, खान साहब का तो मोटो ही ये था, और खान साहब ने अपने मोटो के मुताबिक हमाद अजहर उसकी एक रोशन मिसाल है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब हमाद अजहर को देखता हूँ या देखता हूँ कि वो दुनिया में हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो मैं फख्र से अपने लोगों को कहता हूँ और अपने हल्के के लोगों को, बल्कि NA 126 का वोटर उस टाइम खुशी से खिल उठता है जब वो अपने MNA को देखता है कि वो माशाल्लाह से इतना जबरदस्त किस्म का बोल रहा है। और मैं ऐसे सख्त अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन वो गैर पार्लिमानी हो जाएंगे। तो बाकी ये है कि वो इस तरीके से अपना अपोजिशन की क्लास लेते हैं कि मजा आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ बताइएगा कि आपके पास जो लोग, मेरा वो सवाल पहले था, आपने वो बीच में डिसमिस हो गया सवाल, फिर उस सवाल को मैं रिपीट करूंगा कि जो आपके पास हल्के में इश्यूज थे, वो क्या क्या इश्यूज थे जो मेन टारगेट इशू थे? देखिए, सबसे पहले तो जो मेन इशू था वो पीने का साफ पानी था, उसके बाद हमारा सीवरेज का निजाम था, उसके बाद गलियां, सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, बिजली की तारें, ट्रांसफार्मर, इस तरह के बेपनाह मसाइल से जो कि पूरे हल्के के मसले थे। ये पूरे हल्के के मसले थे जिनका एक अमवार लगा हुआ था, और इसको किस हद तक हल किया गया है? अल्हम्दुलिल्लाह हमाद अजहर ने अपने इन 2 सालों में, आज मैं फख्र से कह सकता हूँ कि हमाद अजहर ने अपने इन 2 सालों में इतना काम कर दिया कि जो पिछले साहब का हुक्मरानों ने 15 सालों में काम नहीं किया। और मैं ये बावसूख कह सकता हूँ कि, और अगर मैं आप गिनवाना शुरू करूं जिनके मेन काम जो हम लोगों ने किए हैं, शहीनाबाद जो इस टाइम वासा के अंडर नहीं आता था, अल्हम्दुलिल्लाह वासा के अंडर आया, और हमाद भाई ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट अपने बजट में से उसके लिए इतना जबरदस्त किस्म का निजाम बनाया कि इस टाइम वहां पर आप जाकर देखें वासा काम कर रहा है। आप उधर देखेंगे कि वो जो कच्ची बादी थी उसका आज रेट बढ़ना शुरू हो गया। आप वहां पर जाके देखेंगे उधर जो जाना नहीं चाहता था, आज दुनिया उधर उस तरफ की तरफ उस साइड पे भाग रही है, जैसे ग्वादर का हुआ था ना, तो दुनिया उधर भागने लग गई थी। इसी तरह से ये हमारा इलाका ये कच्ची बादी है जिसको हम आदजर ने उठाकर, और इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में हम आदजर ने जो वादा इंप्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह ताला, जो हमारे तरक्याती इलाके हैं ना, NA 126 के जैसे गुलशन रावी है, सब्जाजार है,
या और इलाके हैं, और इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में हमारे जो पसमानदा इलाके हैं उनको भी उठाकर हम आदत से लेके जाएंगे। देखिए अब ये इतनी देर का गंद है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस स्पीड से वो जा रहे हैं, जबरदस्त किस्म का काम किया हम आदत ने, और कमाल रिकॉर्ड काम किया माशाल्लाह। अच्छा हमारे नाज़रीन को एक और बात बताइएगा कि मियां हमाद साहब जी इतनी अच्छी पोस्ट पे फाइज हैं, वजीर मुमलकत के इतनी, तो उनको हल्के में टाइम देना, आप लोगों को टाइम देना, मसाइल सुनना, वो कैसे पॉसिबल हो जाता है? देखें जी, इस टाइम मैं समझता हूँ हम आदत ना सिर्फ हल्के को देख रहे हैं, बल्कि वो मुल्क की भी भागदौड़ उनके अंडर है। आपने जैसे देखा है कि पिछले जितने भी बजट गुजरे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, वो हम आदत खुद रिप्रेजेंट करते हैं उनको फ्रंट पे आके, और ये इमरान खान साहब का एतमाद है उन पे कि वो उनको इस चीज का ये काम सौंपते हैं, और वो उसको अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी अदा करते हैं, और ये 126 का भी फख्र है। और उसके बावजूद वो आकर हल्के में खुली कचहरियों का भी इनकार करते हैं, उसके बाद वो डोर टू डोर। अच्छा, वो खुली कचहरी में आप लोग उनके पास मसले हल्के का लेकर जाते हैं, या आम आदमी की रसाई भी उनको तक आसानी से हो जाती है? देखिए जी, इस खुली कचहरी के एक खसूसियत ये है, वैसे तो इसकी बेपनाह खसूसियात हैं, लेकिन एक खसूसियत ये है कि इसमें ना देखा जाता है नून लीग का, ना देखा जाता है पीपल पार्टी का, ना देखा जाता है वो साजिदा भरा है, ना देखा जाता है वो गामेदा भरा है, ठीक है ना। इसमें बिला तफरीक काम होते हैं, और ये वाहद हमारी हुकूमत है और वाहद हमारे मिनिस्टर। यहाँ पर तो एक काउंसलर नहीं मान था, जो पिछला निजाम था उसमें तो एक काउंसलर के पास पहले सिफारिश लेकर जानी पड़ती थी, यार हमारा काम करवा दो, और यहाँ पे हम अल्हम्दुलिल्लाह हम आदत जो मिनिस्टर है वफाकी वजीर तक तो पहुंच नहीं, बहुत बड़ा काम था, तो उसे काम कराना तो बहुत दूर की बात चली जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, ब्रेक से जाने से पहले एक आपसे मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, आपका और हमाद साहब का दोस्ती कितनी अच्छी है, कितनी पुरानी है, या कितनी उस दोस्ती में मोहब्बत है? देखिए जी, ये तो एक बड़ा जबरदस्त और खूबसूरत सवाल आपने पूछ लिया। बेसिकली हम आदत के साथ मेरा इसी तरह से लिंक है जैसे वो मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनका छोटा भाई हूँ। मेरा उनके साथ जब फर्स्ट मुलाकात हुई थी तो ऐसे ही मजाक में हुई थी, और उसके बाद हमारा बस ऐसी फ्रेंकली माहौल, यानी कभी भी महसूस नहीं हुआ, और ना कभी वो ऐसे शख्सियत हैं कि कभी उनमें मैंने नहीं देखा कि यार मैं अमन नहीं हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, नहीं, वो आज भी हमारे साथ वैसे ही हैं। आज भी उनकी मुस्कुराहट, उनकी हंसी, उनकी बातें उसी तरीके से हैं जैसे आज से वो जब कुछ भी नहीं थे, जब वो एमएनए नहीं बने थे या इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करते थे, तो हमारे साथ जैसे खाते पीते थे, उठते बैठते थे, आज भी वो इसी तरीके से हमारे साथ है। तो वकार नदीम साहब, हमारे नाज़रीन को एक और बात बताइएगा कि जो इमरान खान साहब की कैरियर, सियासी कैरियर है, 22 साल एक दौर गुजरता है और 2 साल एक दौर, 2 साल वो दौर जो उन्होंने हुकूमत कर चुके हैं पीटीआई में मौजूदा सूरत-ए-हाल में, तो 22 साल वो कैरियर जो उन्होंने अपना आगाज लिया, प्लानिंग बनाई, अपनी टीम को लेकर चले, अपनी सियासी जिंदगी का आगाज, सारा वो मेहनतें की, वो स्ट्रगल, वो मुश्किलात, ये वो, इन दोनों में कितना एक फर्क है, ये क्या आपको नजर आता है? देखिए जी, इसमें बुनियादी फर्क तो ये है कि जिस टाइम इमरान खान साहब से लोग सवाल करते थे ना कि आपका वोटर कहाँ पर है, तो इमरान खान साहब कहते थे कि मेरा वोटर पहाड़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वोटर जो है वो आज पढ़ लिख कर अपने पाँव में खड़ा हो गया है, और आज वो इमरान खान का बाजू बन चुका है, और इंशाल्लाह ताला वो आप मेरी शक्ल में, हमाद अजहर की शक्ल में, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले 2013 में यूथ टिकट के ऊपर आए थे, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो यूथ की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं और साथ फेडरल मिनिस्टर भी हैं, और मैं के बाद आते खुद मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर यूथ विंग भी रहा हूँ, तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नुमाइंदगी कर रहा हूँ, और इसी तरीके से हमारी और भी टीम है जो खान साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और खान साहब का ये पैगाम है कि ये यूथ है, और ये जो यूथ है ये मेरी बैकबोन है। यूथ को खान साहब ने हमेशा प्रमोट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उनकी यूथ हैं, और उनका 22 साल कैरियर और ये जो 2 साल कैरियर है, इसमें फर्क इतना है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब जो खान साहब ने देखा था वो उसकी तकमील करने के लिए गामजन है।
اور اس ٹائم وہ اس کی تعبیر کا دیکھی تھی انہوں نے. اور یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ووٹر تھا 22 سالہ کیریئر میں وہ انہوں نے اپنے ساتھ ہی پروان چڑھایا, ان کو تلقین کی, ان کو تربیت دی, اور جب حکومت میں آ چکے ہیں اسی ووٹر کو انہوں نے MNA بنایا, اسی ووٹر کو انہوں نے سینئر رہنما کوآرڈینیٹر بنایا, اسی رہنما کو وہ آگے لے کر آئیں گے. آپ کو سن کر یہ خوشی ہوگی کہ میں آپ کو ایک پکچر, اگر میرے پاس اس ٹائم موجود تو نہیں ہے لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا اگر میرے پاس ہوتی, کہ حماد اظہر صاحب بچپن میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی کہ یہ تصویر آپ کی میری اس بات کی ترجمانی اور عکاسی کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا ناظرین, ابھی ایک آپ کو بھی مزہ آ رہا ہوگا امید ہے. ہماری گفتگو کا ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, اسٹے ود اس. MJ 512 موبائل ایکسیسریز کمپنی, ہمارے ہاں ہول سیل پر موبائل ایکسیسریز دستیاب ہیں. ہر قسم کے چارجر, ہینڈ فری, ڈیٹا کیبل, USB, کار ریڈر دستیاب ہیں. آج ہی ہول سیل پر آرڈر دینے کے لیے رابطہ کریں. 030861111782 030797911110. فیمیل ہول سیلر رابطہ کرنے کے لیے 030017841110. جی تو ناظرین, ویلکم آفٹر دا بریک. اس وقت ہم موجود ہیں چودھری وقار عظیم جو سینئر رہنما ہیں اور کوآرڈینیٹر بھی ہیں میاں حماد اظہر صاحب کے. ان سے ہم اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ سر ہمیں ناظرین کو بتائیے گا کہ جو 2 سالہ کیریئر گزرا ہے PTI کا, اس میں کیا کیا ترقیاتی کام ہوئے ہیں, کتنے پینڈنگ ہیں اور کتنے رہتے ہیں, کیا کیا یا حکومت جب آئی ہے اس کے لیے کیا کیا ٹارگٹ تھے, عوام کی کیا امیدیں تھی اور کتنی امیدیں پوری ہو چکی ہیں, اس سارے حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. دیکھیں جی, بیسک تبدیلی کا نعرہ لے کر ہم آئے تھے. عمران خان صاحب نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا اور الحمدللہ میں آج یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم کافی حد تک تبدیلی لانے میں کامیاب ہو چکے ہیں. ظاہر سی بات ہے اتنے سالوں کا گند ایک دم سے تو نہیں صاف ہوتا, اس میں ٹائم لگتا ہے. لیکن ہمارے جو چند سہ فہرست پروگرام ہیں, یوں تو بے شمار پروگرامز ہیں, لیکن جو ہمارے سہ فہرست پروگرام ہیں اس میں صحت انصاف کارڈ ہے. پھر جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں بیچارے غریب جن کے پاس رہائش نہیں ہوتی, آپ یہ داتا صاحب, اگر میں لاہور کی بات کروں, داتا صاحب جا کے دیکھیں, بنائے گاہیں جو بنائی گئی ان کے لیے, اور وہاں پر پناہ گاہیں پورے لاہور میں بنائی گئی ہیں, وہ دیکھیں آپ. پھر اس کے بعد صحت انصاف کارڈ ایک بہت زبردست قسم کا اپنا ہماری حکومت کا ایک انیشیٹ ہے جو کہ ہم لوگوں نے اپنے حلقے میں بھی دیا ہے. الحمدللہ حماد اظہر صاحب نے اپنے ہاتھوں سے ایک ایک بندے کے ہاتھ تقسیم کیا ہے, اور اس کی جو سب سے اسپیشلٹی ہے نا وہ بلا تفریق ہے. یعنی کہ نہ تو کسی MNA نے اپنی مرضی سے دیا, MNA جیسے حماد اظہر ہے, اگر وقار عظیم کو کارڈ چاہیے نا تو حماد اظہر کو میں کہہ کہ کارڈ نہیں لے سکتا. ایون عمران خان بھی اگر کسی کو کارڈ دینا چاہتے ہیں نا تو وہ بھی نہیں کسی کو دے سکتے. یہ چیز جو ہے کہ ہمارے MNA MPs جو ہیں انہوں نے باقاعدہ گلا کیا کہ یار ہمارے کہنے پہ ہم چنگے MNA MP ہیں, ہمارے کہنے پہ ایک کارڈ نہیں کسی کو مل رہا. یعنی میرٹ کا سسٹم اتنا ہائی ہے, ہائی سسٹم تھا اور اتنا اسٹرکٹلی اور اتنا اسٹرانگلی سسٹم تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت سے زیادہ جو دوسری پارٹی کے لوگ ہیں نا وہ فیسیلیٹیٹ ہوئے ہیں, اور انہوں نے آ کے ان میں سے تو جو لوگ سیدھے کھڑے تھے نا انہوں نے آ کے ہمیں شکریہ ادا کیا, یار تاڑی مہربانی ہے. تو ہم لوگ نے کہا بھائی نہیں ساڈا کوئی کمال نہیں ہے, میرٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, جو احساس پروگرام کے ذریعے جو ہر غریب تک راشن پہنچانے کا کام تھا یا پیسے پہنچانے کا کام تھا, آپ کے حلقے میں وہ کتنے شفاف طریقے سے اور کتنے منصفانہ طریقے سے کیا گیا اور اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ دیکھیں جی, کورونا ایک پینڈیمک ایشو تھا اور اس میں اتنا کو پوری دنیا آپ کے سامنے متاثر ہوئی ہے, نہ صرف ہمارا پاکستان ہوا ہے. اور میں یہ سب سے پہلے تو اپنی حکومت کو اپنا مبارکباد دوں گا جنہوں نے اس کو بڑا زبردست طریقے سے ٹیکل کیا, اور آج دنیا معترف ہے ہماری, اور دنیا پوچھ رہی ہے جو کل کو مذاق اڑاتے تھے جی یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, آج وہ لوگ خود ہم سے ٹپس لے رہے ہیں. یہ جو لوگ کہتے تھے ٹائیگر فورس کیا ہے, آج وہ لوگ ہم سے خود پوچھ رہے ہیں. آپ دیکھیں چائنا, انگلینڈ, یہ دوسرے ممالک ہم لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ جی ہمیں بھی ٹپس دیں گے اپنے ٹائیگر فورس کو کیا کیا. دوسرا آپ کا جو سوال ہے
کہ एहसास प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को घर घर राशन पहुंचा। इसमें प्राइम मिनिस्टर का अलग प्रोग्राम था, सीएम पंजाब का अलग प्रोग्राम था, उसके अलावा मुख्तलिफ और भी NGOs थी जिन्होंने हुकूमत के साथ मिलकर उनको अवाम को फैसिलिटेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह घर घर तक पहुंचा। ये भी एक मुनसिफाना और शफाफ तरीके से पहुंचा कि आपने एक मैसेज करना है, उस मैसेज में आप अगर एलिजिबल है तो फिर आपको वो घर घर पहुंचेगा। और एहसास प्रोग्राम में इस तरीके से लोगों को घर घर तक राशन, और ये जो 12,000 वाली स्कीम है ये घर घर तक लोगों के राशन के बाद एक हम लोगों ने सेंटर्स बना दिए थे इलाका वाइज। वहां पर जिस बंदे को मैसेज आया वो हमने नहीं देखा नून लीग का, पीपल पार्टी की या किसी भी और जमात से उसका ताल्लुक है, उसको अगर मैसेज आया तो उसने वहां पे जाके अपने पैसे कलेक्ट किए हैं। और दूसरी जमात के लोग भी ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि यार वाहिद हुकूमत आई है जिसने नहीं देखा। नहीं तो पहले तो आप MNA के तरले करने पड़ते थे, आपको MPA के तरले करने पड़ते थे, चेयरमैन के तरले करने पड़ते थे, और जो उनका रिश्तेदार था, जो उनका अपना सपोर्टर नहीं था या जो उनके साथ चलता नहीं था, उसको वो लोग अपना कोई फैसिलिटी देते नहीं थे, मजबूर उन लोगों की मजबूरी बन जाती थी। तो ये वाहद एक निज़ाम, इसी को मेरिट कहते हैं, यही मेरिट है, यही है एक साफ शफाफ निज़ाम। खान साहब ने इस चीज को नहीं देखा कि जी ये हमारी हुकूमत, हालांकि हमारे वर्कर नाराज हुए हैं जी, वो देखें जी नून लीग को मिल रहे हैं और देखें जी पीपल पार्टी को मिल रहे हैं, लेकिन खान साहब ने कहा नहीं, मेरिट इसी का नाम है कि जो बंदा मुस्तहिक है उस बंदे को मिलने चाहिए, वो चाहे जिस मर्जी जमात से ताल्लुक रखता हो। यानी जो तब्दीली का नारा था कि निजाम को तब्दील करना है, तो उस सिस्टम में कुछ तब्दीली नजर आई है आप लोगों को। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे नाज़रीन को एक और जो चीज, आपने टाइगर फोर्स का एक नाम लिया, टाइगर फोर्स क्या कहते हैं कि कल को एक बहुत बड़ी NGO की तरह उभरेगी या एक इदारा बनेगा, या ऐसे ही सिंपल सी रहेगी, जब नागानी सूरत हाल पैदा होगी तो उसको बुला लिया जाएगा, या उसके पीछे क्या एक प्लानिंग हो रही है? देखें, सबसे पहले तो खान साहब का जो विजन है, उन्होंने तो यही ख्वाब एक बोला, सोचा है और एक ख्वाब देखा है कि मैंने तहरीक इंसाफ को एक इदारा बनाना है। खान साहब का ये विजन है। खान साहब के आज भी मुझे वो अल्फाज याद हैं और ऑन द रिकॉर्ड हैं, जब उन्होंने कहा कि मैं रहूं या ना रहूं, तहरीक इंसाफ को मैं एक इदारा बना दूंगा जो मेरे होने ना होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चलता रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी भी निज़ाम इसी तरीके से चलेगा। पीछे रहेगी टाइगर फोर्स की बात। टाइगर फोर्स को हम लोग कोरोना के लिए लेकर आए हैं, बाकी आगे ये हुकूमत की, खान साहब की मर्जी है कि वो टाइगर फोर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। सुनने में आया है ना कि जब कोई और नागानी सूरत हाल, खुदा न खास्ता अगर ज़लज़ला आ जाता है, खुदा न खास्ता कोई और नागानी सूरत हाल पैदा होती है पाकिस्तान में, हत्ता कि हम उस लेवल पे ले जाएंगे कि अगर किसी दूसरे मुस्लिम मुल्क में भी कोई नागानी सूरत हाल पैदा होती है तो हमारी वो टाइगर फोर्स को बुलाएं और वो कहें कि वो बड़ी एक्टिव है, वो जो कि PTI के जो चेयरमैन, PTI के जो वज़ीर आज़म थे उनके इमरान खान साहब, उन्होंने बनाई है सारे मामलात, वो इस लेवल पे जाएंगे इंशाल्लाह उनके अकॉर्डिंग। तो इस चीज को ही बनाना वो अच्छा रहेगा। अच्छा, खैर दूसरे सवाल की तरफ मैं आगे बढ़ता हूं कि हमें एक और खबर बड़ी खुशखबरी सुनने में आई है कि एक रिपोर्ट नहीं आई है जिसमें 500 मुस्लिम लीडर्स में से जो बावकार और पुरकशिश शख्सियात हैं उनमें से मैन ऑफ द ईयर करार दिया इमरान खान साहब को। तो सबसे पहले तो मैं ऑनर पेश करता हूं अपनी टीम की तरफ से, हम अपनी तरफ से, आपकी तरफ से भी। तो क्या कहते हैं कि ये क्यों उन्हें मैन ऑफ द ईयर करार दिया गया है? क्या एज ए वो क्रिकेटर थे, अच्छे वर्ल्ड कप जीता, या उनकी सियासी कैरियर था, या जो उनका नारा था कि मैंने करप्ट लोगों को नहीं छोड़ना, माफिया को नहीं छोड़ना, ये सारा जो सिस्टम था, किस चीज को टारगेट बना के आपके ख्याल में? देखिए जी, इमरान खान साहब एक वर्सटाइल शख्सियत है। मैं नहीं समझता कि मैं उनको कोई एक बात के ऊपर कह सकता हूं कि जी उनको इस चीज में चूज किया गया, क्योंकि अगर मैं उनकी क्रिकेट की शख्सियत में देखूं तो वो क्रिकेटर बेमिसाल है, अगर मैं उनको सियासत की शख्सियत में देखूं वो सियासतदान बेमिसाल है, अगर मैं उनको एज अ सोशल वर्कर देखूं तो वो एज अ सोशल वर्कर बेमिसाल है। यानी मल्टी टैलेंटेड आप कह सकते हैं। टैलेंटेड है, और मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि वो उनको किस चीज के, बल्कि वो जिन लोगों ने चुना है मुझे तो लगता है आपको उनसे सवाल करना चाहिए कि भाईजान आप बताएं इतनी खसूसियात है, आपने किस खसूसियात पे चुना है इनको, यानी किस खसूसी को टारगेट बनाया गया है?
नाज़रीन, गुफ्तगू का भी मजा आ रहा है, उम्मीद करता हूँ आपको भी मजा आ रहा होगा, लेकिन एक छोटा सा वक्फा दरमियान में आ गया है जो आपके और हमारे दरमियान इतनी लंबी डिस्टेंस नहीं पैदा करेगा, क्योंकि अगर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। स्टे विद अस। MJ 512 मोबाइल एक्सेसरीज कंपनी, हमारे यहाँ होलसेल पर मोबाइल एक्सेसरीज दस्तयाब हैं। हर किस्म के चार्जर, हैंड फ्री, डेटा केबल, USB, कार रीडर दस्तयाब हैं। आज ही होलसेल पर ऑर्डर देने के लिए राब्ता करें 0307111782 030797911110। फीमेल होलसेलर राब्ता करने के लिए 030017841110। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त हम मौजूद हैं चौधरी वकार अदीम साहब के इस ऑफिस में, और उनसे हम मजीद अपने सवाल के सेशन को आगे बढ़ाएंगे और तो पूछेंगे कि हमें नाज़रीन को ये बताइएगा कि जो कोरोना वायरस इतना टारगेट किलिंग रहा है, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि तमाम मुमालिक के लिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, हमारे लिए एज ए मीडिया बहुत बड़ा चैलेंज था, तो कितनी खुशसलूबी के साथ और कितने मौसर अंदाज में इसको आपने पाए तकमील तक पहुंचाया, मजीद अभी पहुंचाना है। जो शॉर्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटजी थी खान साहब लेकर आए, वो किस हद तक कामयाब रही, और सारा कितना एक टारगेट था इस लिहाज से कोरोना वायरस? देखें जी, सबसे पहले तो कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए पेंडेमिक रहा है, जैसे मैंने पहले बताया। तो इसको खान साहब ने बड़ा जबरदस्त किस्म का टैकल किया है और बहुत ही कमाल किस्म की एक स्ट्रेटजी है जिसको आज दुनिया पूछ रही है कि आप बताएं कि स्मार्ट लॉकडाउन जो आप लोगों ने इधर शुरू किया था उसकी क्या स्ट्रेटजी थी। फिर इसी का ही हिस्सा है टाइगर फोर्स, इसी का ही हिस्सा है सास प्रोग्राम, इसी के बाकी हिस्से हैं। फिर खान साहब ने इतना ज्यादा बजट रखा इस दफा और बिल्कुल भी कोई टैक्स नहीं लगाया, क्योंकि जो गरीब तबका है वो पहले ही बड़ा पिस चुका था, ताजिर तबका बहुत पिस चुका था और इसमें कसूर किसी का भी नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि कोरोना वायरस जो है ये हमारे लिए एक हमारी खुशकिस्मती है कि हम लोग बच चुके हैं। अदरवाइज आप देखें अगर दूसरे मुमालिक जैसे इटली है, फ्रांस है, इन लोगों का कितना नुकसान हुआ है। तो हम लोगों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह चाइना के बाद मेरे ख्याल में हम दूसरी लीडिंग कंट्रीज में कुछ बैनुल-अक़वामी अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक हम लोग लीडिंग कंट्रीज में आए हैं चाइना के बाद के जिन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया और कंट्रोल किया। ठीक हो गया। अच्छा, हम सियासी बातें तो बहुत ज्यादा हो चुकी, अब एक उनसे पर्सनल सा सवाल पूछते हैं कि वो नेक्स्ट स्ट्रेटजी पीटीआई में क्या लेकर चलना चाह रहे हैं एज ए, या किस चीज को टारगेट बनाएंगे इलेक्शंस में, कौन से बलदियाती इलेक्शंस लड़ेंगे या वो कोई हाई फाई इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, कि नेक्स्ट प्लान क्या है आपका एज ए पॉलिटी वर्कर के तौर पे? देखें जी, फिल वक्त तो जो इलेक्शन है हम आदर ने ड्यूटी लगाई है हमारे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह हम आदर के काम कर रहे हैं, उसके स्पाई बन के खान साहब का स्पाई बन के काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आगे भी करते रहेंगे। बाकी जो मेरा प्लान है वो इंशाल्लाह ताला यूनियन काउंसिल का चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना है इंशाल्लाह ताला, और वो भी इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में जो इलाका है वो उसकी भी डिमांड है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इसमें कंटेस्ट करूंगा ताकि जो एक दो पार्टी सिस्टम है इसको हमारे इलाके में भी तोड़ा जाए। खान साहब ने ऊपर तोड़ा, हम आदर साहब ने एमए में तोड़ा नेशनल लेवल पे, नेशनल असेंबली लेवल पे, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है हम इसको यूनियन काउंसिल लेवल पे तोड़े, वो इंशाल्लाह आप तोड़ेंगे। ठीक है। इस इलेक्शंस के दौरान जो आप अपना इलेक्शंस लड़ेंगे, आपके लिए जो हरीफ है अगला, जो आपका अपोजिट साइड पे है, जो आपका इलेक्शंस के खिलाफ लड़ेंगे, मुखालिफ है, वो कितना आपके लिए टारगेट पैदा कर सकता है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से खान साहब के लिए लोग सोचते थे ना कि जी खान साहब नहीं आ सकते, इसी तरीके से हमारे बारे में आज लोग बातें कर रहे हैं, ओ जी वो तो पार्टी थी जी, वो जो पार्टी की टिकट पे लड़ लिया या बागे आजाद आ रहा है आप नहीं लड़ सकते, ओ जी ये तो बच्चे हैं, ये तो न्यू फेस हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये न्यू फेस और ये न्यू जनरेशन ही अब लोग आगे तलाश कर रहे हैं, क्योंकि यही लोग हैं जो बिल्कुल करप्शन से पाक हैं, जो बिल्कुल अपना रवायती सियासत से पाक हैं, थाना कचहरी की सियासत से पाक हैं, कब्जा ग्रुपिंग की सियासत से पाक है, बताहोरी की सियासत से पाक है
اور اس طرح کے جتنے بھی جرائم پیشہ عناصر جو سیاست میں گھسے ہوئے تھے ان لوگوں کا الٹرنیٹ الحمدللہ حماد اظہر اور عمران خان نے دیا ہے اور تحریک انصاف نے دیا ہے. ایک ہم لوگوں کی جو ہمارا ماشاءاللہ سے ایک جتنے بھی ہمارے پی ٹی اے کے دوست ہیں سب ایک ماشاءاللہ سے گلدستہ ہیں ایک, اور یہ ایک ایسے پھول ہیں جن کی خوشبو جو ہے ماشاءاللہ سے ہمارے پورے علاقے میں پورے این اے میں پھیل رہی ہے اور وہ پورے این اے کو مہکا رہی ہے ماشاءاللہ سے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ اتنی سے ہی نکلیں گے یہ روشن ستارے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگے پتہ لگے گا کہ واقعی انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلی حقیقی معنی میں گراؤنڈ لیول پر پہنچی گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, محرم الحرام کا مہینہ بھی چل رہا ہے, اتنا تقدس اور محترم مہینہ ہے, اس حوالے سے جو انتظامیہ ہے آپ کی, آپ کے حلقے کی, اس لحاظ سے وہ کتنی ایکٹیو ہے, کیا کر رہی ہے محرم الحرام کے حوالے سے؟ مساجد میں جو محفلیں ہو رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو امام بارگاہوں میں مجلسیں ہو رہی ہیں اور جو جلوس وغیرہ نکالے جا رہے ہیں, اس حوالے سے کتنی ایک اسٹرانگ اسٹریٹجی بنائی گئی ہے آپ نے اپنے حلقے کے لحاظ سے؟ دیکھیں جی, اس میں سب سے پہلے تو ہم عادل صاحب کی انسٹرکشنز پہ ہم لوگوں نے جتنی بھی ہمارے حلقے میں امام بارگاہیں ہیں ان لوگوں کے ہم لوگوں نے جو اپنا نگران ہے ان سے رابطہ کیا. رابطہ کرنے کے بعد ان لوگوں کو پوچھا کہ آپ کے کیا مسائل ہیں, جس میں MC L کے مسائل ہیں, پولیس کے مسائل ہیں, اپنا صفائی کے انتظامات ہیں, لائٹنگ ہے جس کے اندر اپنا تاروں کے, کوئی ٹرانسفارمر کے, کوئی جو اپنا عارضی لائٹس ہوتی ہیں ان کے حوالے سے, پھر اس کے بعد روٹ پلان میں جو پیچ ورکس ہونے والے ہیں اس کے حوالے سے, یعنی کہ مختلف اپنا امور کے اوپر ہم لوگوں نے ان کو آن بورڈ لیا مہادر کی ہدایت کے مطابق. اور ہمارا جو دفتر ہے MA 126 اس میں ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں میاں زاہد صاحب, وہ ماشاءاللہ سے انہوں نے مہادر کی ہدایت پر ایک میٹنگ بلائی. اس میٹنگ میں اپنا تمام جتنی بھی امام بارگاہ ان کے سٹیک ہولڈرز کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا, اور تمام جو حکومتی ادارے ہیں ان کے بھی سٹیک ہولڈرز کو بلایا گیا اور ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کروایا گیا. میرا نہیں خیال کہ ایسا پہلے کبھی اس حلقے میں ہوا ہے, کم از کم اس حلقے میں تو نہیں ہوا کہ اتنے اچھے طریقے سے اس کو مینیج کیا جائے. اور ہم نے بھی اپنے لیول پر یونین کونسل میں آ کر ہم نے اچھے طریقے سے اس کو مینیج کیا, اور جتنے بھی ہمارے اختیارات میں ہو سکے ہم لوگوں نے بھی میٹنگ. یعنی ہمارے صاحب آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے, انتظامیہ کے حوالے سے جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں, جو کمی بیشی ہے وہ اس کو حل کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اینڈ پہ میں آپ سے ایک چھوٹا سا میسج لوں گا محرم الحرام کے حوالے سے. یہ قربانی کا دن ہے, یہ اپنوں سے وہ فرقہ بازی دکھانے کا والا دن نہیں ہے, وہ قربانی کا وہ دن ہے کہ جس میں جو امام حسین نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی دی, جس کے بعد ہمارے لیے بہت سے چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے پیغامات بچتے ہیں. وہ پیغامات کیا ہیں اور ہمیں کیا کیا چیزیں اپنانی چاہیے اس پیغام, اس جنگ, اس کربلا کی جنگ جو ہوئی ہے اس کے اکارڈنگ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگوں کو اسلام کی سربلندی کے لیے ایک ہونا چاہیے, کیونکہ انہوں نے بھی یکجا کا پیغام دیا ہے, ایک ہونے کا پیغام دیا ہے. ہم لوگوں کو یہ شیعہ سنی یا دوسری مصلحت میں نہیں پڑھنا چاہیے, اور یہ مصلحت اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. یہ صرف اور صرف آپ کو ایک اللہ, اس کا رسول اور اس کا قرآن پاک اور یہ دین, اس کے پیچھے ہم لوگوں کو چلنا چاہیے. ہر کسی کے دین کا احترام کریں, ہر کسی کی مصلحت کا احترام کریں, کسی کو چھیڑے نہ اور اپنا چھوڑے نہ. میں یہ کہنا چاہوں گا لوگوں کو کہ جو لوگ اگر کوئی قاعدہ ہے تو یار اگر آپ کو برا لگتا ہے, اگر آپ کہتے ہو کہ وہ غلط ہے آپ ٹھیک ہو, تو وہ آپ اپنے اوپر ہے. کیونکہ اس میں ایک حدیث بھی کوٹ کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک بندہ وہ منافق ہے, یعنی آپ کو آگے کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن وہ ہے اندر سے ہندو, ان کے ساتھ بھی چاہ رہا, ان کے ساتھ بھی چاہ رہا, تو اس بندے کو بھی ہندو نہ کہو. یعنی ایک غیر مسلم کو غیر مسلم کہنا بھی, اگر اس کے عیب چھپاؤ گے تو کل روز محشر اللہ تعالیٰ تمہارے عیب چھپائے گا, آپ کے عیب چھپائے گا. اور یہی ایک میسج ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا وہ کل کو ہم میں سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا, ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات کی آپ نے. جی تو ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. امید کرتا ہوں آج کا پروگرام ہمارا بہت پسند آیا ہوگا. انہوں نے میاں وقار صاحب نے بہت پیاری خوبصورت باتیں کی. انہوں نے بتایا کہ میں انٹرو کہاں سے لیا اپنے پی ٹی آئی میں شمولیت کے, کیونکہ یوتھ کی جماعت تھی, یوتھ کے یہاں میں نے ہیں, وزراء ہیں, سارے کچھ جو ہیں
वो आम आदमी के मसाइल को समझता है, वो एक ले मैन के मसाइल को समझता है, वो गली मोहल्ले के लोगों के मसाइल को समझता है। हमारे लिए बहुत से टारगेट थे जब मैं सियासत में आया, ये जो मैंने अपने हल्के के लोगों के इश्यूज देखे, हमारे साहब ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने पार्टी की लिहाज से सपोर्ट किया, इमरान खान साहब ने हमें यकीन दहानी दिलाई कि आप लोगों के साथ हैं, जो भी मसाइल हैं वक्त के साथ साथ बेहतरी की तरफ हम बढ़ेंगे इंशाल्लाह, और बेहतरी आएगी, और ये बेहतरी आती नजर आ रही है। ये सारे अल्फाज थे चौधरी वकार अजीम साहब के। तो मजीद वो कहते हैं कि नेक्स्ट मैं विलायती इलेक्शंस में इंशाल्लाह आऊंगा और इलेक्शंस लड़ेंगे हम, हमारे लिए और भी टारगेट जो हम उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। साथ प्रोग्राम शुरू किया गया, इसके साथ साथ लोगों को रिलीफ किया गया, टाइगर फोर्स बनाई गई, ये सारी छोटी छोटी चीजें थी जो मिक्स मिला के हमारे लिए टारगेट थी, हमने इसको अचीव किया और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कैमरामैन अकमल के साथ मुझे दीजिए अल्लाह हाफिज।